क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये हमारा लेसन है जिसमें हम इस समय ईथर के बारे में चर्चा कर रहे थे। ईथर के रासायनिक गुण देख रहे थे। तो ईथर के रासायनिक गुण में जो अगली अपक्रिया है वो है अपचयन। हेडिंग डाल लो, अपचयन। रिडक्शन। देखो इसमें ईथर में हम जो देख रहे हैं CO बंध की अपक्रिया। देखो रिएक्शन कैसे तैयार करोगे। रिएक्शन तैयार करने के लिए हमने आपको अलग अलग बताया है कि पूरा जो है एल्किल समूह रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। CO बंध यहाँ पे है, CO बंध इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, या O केवल इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे अलग अलग करके बताएं। तो आप केवल ये ध्यान दो कितने टाइप्स का रिएक्शन देता है और उसमें फिर जो है एक एक तैयार करोगे, 4 रिएक्शन तैयार हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ऐसे अभी CO बंध में एक अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन अपक्रिया। तो रिडक्शन अपक्रिया कैसे है? कई है। सबसे पहले हम देखेंगे सोडामाइड द्वारा। सोडामाइड द्वारा अपचयन। सोडामाइड द्वारा अपचयन। रिडक्शन विद सोडामाइड। अब आपको सोडामाइड का फार्मूला आना चाहिए। हम क्या चीज किसका अपचयन कराने जा रहे हैं? डाई एथिल ईथर का। और डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है? CH3 CH2O CH2 CH3। और इस पर अपचयन का मतलब होगा H जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक, कहां से आएगा? सोडामाइड NaNH2 है, NaNH3 लिया जाएगा। NaNH3 लोगे तो कुल मिला के यहाँ NaNH2 बन जाएगा, एक H निकल के, ठीक है। तो ये सोडामाइड है और इसका एक H जो बचेगा यहाँ आ जाएगा। अब हमें करेंगे क्या? ऐसे कर लो, दो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मान लीजिए हमारा है, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अगर पकड़ा दे किसी के साथ, मान लीजिए इसको काट दे, एक हाइड्रोजन दे देंगे, OH बना लेगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन इनको अगर दे देंगे CH3 CH3 बन जाएगा। और CH3 CH3 जो होता है, CH3 CH3 ये है इथेन। क्या है? इथेन। एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य एथेन है। और इस O में अगर हम दे देंगे तो CH3 CH2 O के बाद H लगा देंगे तो OH हो जाएगा। तो दो पार्टिकल जब लेंगे CH3 CH2 OH हो जाएगा और प्लस CH3 CH3 बन जाएगा। ये है एथेन और ये है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी कहने का मतलब जब हम सोडामाइड द्वारा डाई एथिल ईथर, एक और है डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर, सोडामाइड द्वारा डाई एथिल ईथर का अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल तथा एथेन प्राप्त होता है। हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। लाल फास्फोरस या HI के साथ अपचयन। रिडक्शन विद रेड P HI। लाल फास्फोरस या HI के साथ अपचयन। तो ये है आपका डाइएथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। इस पर आप जो है HI द्वारा अपचयन कराओगे लाल P, रेड P या HI। तो भाई वही होगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। नहीं, जो ऑक्सीजन है ना, 2 हाइड्रोजन इसको टंगिया ले जाएगा H2O बना के, तो 2 तो यहां लग जाएगा, एक इधर लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन कम से कम, ये 4 हाइड्रोजन लगेगा इसमें। तो ये बन जाएगा C2H6, 2 पार्टिकल बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। तो ये है इथेन और यह आपका जल है, ये डाई एथिल ईथर।
डाई एथिल ईथर। इसमें क्या है कि जब हम लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? इसमें केवल एथेन मिलेगा। NH3 के साथ क्रिया कराओगे तो एथिल अल्कोहल और साथ में एथेन मिलेगा। इसमें 2 पार्ट के केवल एथेन मिलेगा और H2O। ठीक। हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया। इसमें हम देखेंगे HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। एक चीज जान लीजिए, जैसे HI है ये सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा किसकी अपेक्षा? HBr के, और ये अभिक्रिया करेगा HCl के अपेक्षा, और ये अभिक्रिया करेगा HF के। नहीं मतलब ये HI जो है इजीली टूट जाता है, अपना बॉन्ड जो है आसानी से तोड़ देता है, तो ये सबसे बढ़िया अभिक्रिया करेगा। उसके बाद HBr है, उसके बाद ये HCl, सबसे ज्यादा HI तुरंत अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये कम करेगा, ये थोड़ा स्ट्रांग बैठेगा। ठीक है भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक हल्के में फोड़ लीजिए, लेकिन ये नॉर्मल रहता है, नॉर्मल सब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे HI के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम ठंडे में अभिक्रिया करें, यानी जब विलायक ठंडा होगा तब अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया 2 तरीके से होगा, एक ठंडे में एक गर्म में। तो देखिए ठंडे में क्या होगा, जैसे C2H5O, C2H5 है, इस पर जब आप HI डालोगे भाई ठंडा होगा तो रिएक्शन बहुत इजीली करेगा। कैसे करेगा? कुछ नहीं करने वाला है, एक साइड में H लग जाएगा। देखो एक ये कहीं ना कहीं तो ब्रेक करोगे इसको। यस सर। भाई C2H5O, C2H5 है, इसको कहीं ना कहीं से ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे एक जगह I दे दो, एक जगह H दे दो, काम हो गया इसका। एक जगह OH बन जाएगा, एक जगह I लग जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5OH और प्लस C2H5I, तो ये एथिल आयोडाइड हो गया, एथिल आयोडाइड। और ये कौन है? एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। समझ में आया? ठंडे में अगर ये अभिक्रिया मान लीजिए हम गर्म में कराते हैं तो गर्म में गरमाई के, तो गरमा के जब करवाओगे तो C2H5O C2H5 रहेगा सब वही, केवल जब गर्म करोगे तो इसके पार्टिकल ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा? देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 I है। भाई ये आप देख रहे हैं C2H5O C2H5 है, 2 हाइड्रोजन अगर इनका दे दी जाए H का, इनका ऑक्सीजन का, तो H2O बनाए कि निकल जाए है। यस सर। और एक I इधर लगा दो, एक I इधर लगा दो, यस सर, हो जाएगा। तो आराम से जो है आपका क्या बन जाएगा? C2H5I, 2 पार्ट के बन जाएगा। यस सर। अब ऑक्सीजन के टंगिया लेंगे सब्स्टिट्यूट, तो हो गया एथिल आयोडाइड, और ये आपका H2 हो गया। तो कैसे बताओगे? कहोगे जब हम ठंडे में डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड बनता है। परंतु अगर गर्म करके, यानी यही अभिक्रिया गर्म में करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें केवल एथिल आयोडाइड ही प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? आराम से दोनों कर। अभी तक आपने देखा CO बंध की अभिक्रिया। अब हम बताएंगे पूरा एल्किल समूह किस प्रकार से जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगला है एल्किल समूह की अभिक्रिया, एल्किल समूह की रिएक्शंस
एल्किल ग्रुप रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यानी पूरे एल्किल ग्रुप की क्रिया, दो क्रिया बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले है हाइलोजनीकरण, जिसे हम कहते हैं हाइलोजनीकरण। तो अब हाइलोजनीकरण में हम बात करेंगे क्लोरीन की क्रिया। किसकी करेंगे? क्लोरीन की क्रिया। इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की क्रिया। अब इसमें भी मामला ये है, एक कराओगे अंधेरे में। कैसे कराओगे? अंधेरे में। देखो आप जानते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, इस पर जब आप Cl2 क्रिया कर, बड़ा आसान है। और अंधेरे में जब क्रिया कराओगे Cl2 के साथ, देखो तो आप जानते हैं जहां कहीं Cl लगेगा वहां से तो हाइड्रोजन निकलेगा, पहली बात तो निकलेगा ना। और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसकी दो प्राथमिकता है, या तो यहां से हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? अरे भाई एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो एक हाइड्रोजन का जगह खाली होगा, और जब एक हाइड्रोजन की जगह खाली होगा तो वही तो Cl लगेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH ClO CH2 CH3 और प्लस HCl, ऐसे बन सकता है। ठीक, अगर इसकी अपक्रिया दोबारा आप इसी पर पुनः क्लोरीनीकरण करा देते हैं, ClO CH2 CH3, पुनः आप Cl2 से क्रिया करा देते हैं, तो देखिए इसकी दो स्थिति बन सकती है। या तो यहां का हाइड्रोजन निकाल के लग जाएगा, और या तो यहां का लगेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाला हो सके निकल जाएगा, इधर वाला भी। तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 Cl CH ClO CH2 CH3, या ऐसा भी हो सकता है CH3 CH ClO CH Cl CH3 और प्लस HCl। इसकी दो प्राथमिकता हो सकती है, कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है। दोबारा जब आप इसी पे क्लोरीनीकरण कराओगे तो हो सकता है आपकी बार यहां से निकल जाए, तो यहां से HCl निकलेगा तो यहां Cl लगेगा, और हो सकता है यहां से निकल जाए, तो कहीं से भी हो सकता है, या तो इधर से या तो इधर से। तो इसके दो प्रोडक्ट संभावित हो सकते हैं। समझ में आ गया नहीं? इसका नाम जो ऊपर बना है अल्फा क्लोरो एथिल ईथर, ये अल्फा क्लोरो है। अल्फा देखो कहां लिखोगे, यहीं कहीं लिख लो। इसका नाम ऊपर वाले का अल्फा कामा बीटा डाई क्लोरो ईथर। अल्फा देखो ये अल्फा पोजीशन होती है, बीटा ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा पोजीशन होती है, और बगल वाला बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा डाई क्लोरो ईथर, दो क्लोरो लगा है ना। इनकी अगर आप बात करोगे तो ये तो अल्फा रावे करिए, दूसरा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा। ये है अंधेरे वाला, देख लो प्रकाश में मान लो अंधेरे में करवा दी हो तो उजाले में। देखो ये है C2H5O C2H5, गौर से देखना। इस पर आप Cl2 की क्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हो। देखो क्या हुआ, कितना हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन देखा हुआ? 10। तो 10 हाइड्रोजन मतलब 10 क्लोरीन ले लो। कितना लोगे? 10 क्लोरीन। 10 क्लोरीन जब लोगे तो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन लेके चला जाए। यस सर। अरे 20 क्लोरीन हो भाई मौके पे। तो अब इनके हाइड्रोजन के स्थान पर सब पे क्लोरीन लग जाएगा।
तो ये बन जाएगा C2Cl5O C2Cl5 प्लस 10HCl। जितना हाइड्रोजन है सब चला जाए। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर यानी कहने मतलब अगर अंधेरे में आप क्रिया कराओगे तो अल्फा क्लोरो एथिल ईथर या अल्फा बीटा डाई क्लोरो एथिल ईथर या जो है अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर ऐसे बनेगा। बहुत कम जो है डिस्प्लेस होगा, विस्थापन होगा। लेकिन अगर प्रकाश में ले जाके रख दोगे तो जितना हाइड्रोजन होगा सब धीरे धीरे करके जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो वहां पे क्लोरीन लग जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे ईथर के उपयोग। एक आध दो उपयोग देख लो ईथर के अनुप्रयोग। यूजेस ऑफ ईथर। ईथर के अनुप्रयोग, इनके कुछ अनुप्रयोग है, एक आध देख लो। सबसे पहला है ईथर। अक्सर जो है कार्बनिक विलायक में ईथर का नाम लिया। ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है। यस, ठीक है। अक्सर कार्बनिक क्यों? क्योंकि इसमें काफी चीजें घुल जाती हैं। कार्बनिक विलायक कह रहा था, विलायक जो सभी मिलाया जाए, यानी कार्बनिक विलायक जिसमें काफी चीजें घोली जा सके। तो क्या घोलोगे? कार्बनिक यौगिक। जैसे तेल का पानी में डालो तो क्या तेल पानी घुल जाए? ना घुले, लेकिन कार्बनिक यौगिक में डालो तो घुल जाए। कार्बनिक यौगिक में डालोगे क्यों? क्योंकि तेल तुम्हारा जो है कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक। कार्बन में ज्यादा रहा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में ही घुलते हैं, तो ये लिए कार्बनिक विलायक में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ईथर जो है आपका डाई एथिल ईथर, ये भी जो है कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ईथर एक उत्तम विलायक है, एक उत्तम विलायक तथा इसका उपयोग वसा, रेजिन इत्यादि को घोलने के लिए किया जाता है। घोलने के लिए किया जाता है। अगला है पेट्रोल व ईथर का मिश्रण ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला है ईथर को शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें शीतलक होता है, ठंडापन बहुत देता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है देखो शल्य चिकित्सा में जो है बेहोशी उत्पन्न करने में, ठीक है, इसमें इससे दोनों तरीके की बेहोशी आती है, अस्थायी और अस्थायी। थोड़ा ज्यादा देर तक बेहोश करे है तब वो का प्रयोग कर सकता हो, और थोड़ी देर बेहोश करे है तब वो जो है इसको कर सकते हो। अस्थायी मतलब ठीक से बेहोशी करना, और टेम्परेरी बेहोश करे है तब वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ईथर की वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। लेकिन एक समस्या है, अगर इसमें ऑक्साइड हो जाते हैं, ऑक्सीजन की अशुद्धियां मिल जाती है, ऑक्साइड बना लेते हैं तो विषैला हो जाता है।
यही ईथर जो है अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो विषैला हो जाता है, और विषैला होने के कारण ये फिर हानिकारक हो जाते हैं। तो अब इसकी जगह पे जो है दूसरा भी प्रयोग किया जाता है, अब नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज नया नया खोजा गया, यूज किया गया, काफी लंबे समय तक यूज किया, पता चला एक आध मरीज मर गया, तो काहे मर गया पता लगा होगा, तो पता चला ये ईथर जो यूज कर रहे हो ये ऑक्साइड बना रहा, तो कहीं ना कहीं मतलब ये विषैले है, करा दो ना यूज करो। तो अब कोनो नवा खोजेगा जो हानिकारक ना हुए, तो इसलिए जो है शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। बढ़िया था, लेकिन बस यही है समस्या यह कि जब ये ऑक्साइड बना लिया है तो ये थोड़ा विषैले प्रकृति का हो जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग अब नहीं किया जाता। तो ये है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है और भी है। जैसे मान लीजिए धूम रहित पाउडर के निर्माण में, ऐसा पाउडर बनाओ जिसमें धुआं न रहे, तो उसके भी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक दो जाने रहो, दो तीन। ईथर का प्रयोग जो है पेट्रोल के साथ, किसके साथ मिलाया, पेट्रोल ना, पेट्रोल के साथ मिलाओगे तो ईंधन के रूप में प्रयोग करोगे, या एक कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग ही की होता है, जिसमें काफी चीजें घुल जाती हैं और इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी आ जाती है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। बस दो या तीन जाने रहो, बस पूछा जाए तो बताना। तो ये लेसन समाप्त हुआ, इसमें लगभग सारी चीजें हो गई। ये हमारा ईथर समाप्त हुआ। अगला है फिनाल।